नमस्कार दोस्तों, एक्सरे यूनिवर्स चैनल पे आपका फिर से स्वागत है एक नए फिजिक्स के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, एक्सरे की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक्सरे के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, ये आयोनाइज टाइप की रेडिएशन थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक है आज का प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जो एक्सरे ट्यूब होती है आपकी, उसके अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब दो जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें एक क्या होता है आपका कैथोड होता है और एक जो होता है आपका वो एनोड होता है। ठीक है, सबको पता है कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने के लिए क्या करते हैं अपन, जो कैथोड साइड है उसको क्या दी जाती है, एनर्जी दी जाती है। एनर्जी देने से यहाँ कैथोड की जो सरफेस है वहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और एनोड और कैथोड के बीच में क्या रखा जाता है, एक पोटेंशियल रखा जाता है। ठीक है, एक विभव रखा जाता है, एक पोटेंशियल रखते हैं, जिसके कारण क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके टारगेट से क्या करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, और टारगेट से टकरा के टारगेट के अंदर कुछ इंट्रैक्शंस होती है, वो अपन आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उन इंट्रैक्शंस के कारण क्या होता है, एक्सरे प्रोडक्शन होता है। लेकिन दोस्तों जो इंट्रैक्शन है उनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या निकलती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। मैक्सिमम अमाउंट में क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वो हीट कितनी होती है, ग्रेटर दैन 99%, मतलब 99% से ज़्यादा तो हीट ही निकल जाती है। ठीक है, लेस देन 1%, 1% से भी कम क्या प्रोडक्शन होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। और वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन या एक्सरेज, और दूसरी होती है ब्रैमस्टरलंग। दूसरी कौन सी होती है, ब्रैमस्टरलंग रेडिएशंस। ठीक है, वो आने वाले वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन इतना ही समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तेज गति से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो टारगेट के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। जब भी तेज गति से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ से आ रहे हैं, कैथोड से आ रहे हैं, और उनको अचानक से टारगेट के द्वारा स्टॉप किया जाता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स में, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन्स में, मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करती है, टारगेट में जाके टारगेट्स के जो एटम्स होते हैं उनसे टकरा के वहाँ पर इंट्रैक्शंस करती है, जिसके कारण क्या होती है, लार्ज अमाउंट के अंदर तो हीट प्रोड्यूस होती है ग्रेटर दैन 99%, और 1% से भी कम अमाउंट के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, उन इंट्रैक्शंस की वजह से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। और 1% में भी जो रेडिएशंस होती है वो दो टाइप से निकलती है, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन, दूसरी होती है ब्रैमस्टरलंग रेडिएशंस, जो आने वाली वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी ये प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, टारगेट से इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के रिजल्ट के रूप में क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती है। एक्सरे का प्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, इसमें अपन देख सकते हैं वीडियो में, इस ट्यूब के अंदर ये क्या है, आपकी एक एक्सरे की ट्यूब है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वोल्टेज दिया जा रहा है। वो लो वोल्ट से किसको, कैथोड को सप्लाई की जा रही है। और ये क्या है, आपका एनोड है, और ये है आपका कैथोड, जिस पे कैथोड जो होता है उस पर नेगेटिव पोटेंशियल रखा जाता है, और एनोड पे हमेशा क्या रखते हैं अपन, पॉजिटिव पोटेंशियल। ये अपने पिछली क्लासों में भी देखते हुए आए हैं। अब जो कैथोड है उसको किस फॉर्म में रखा जाता है, देखिए दोस्तों, हेलिकल, या इस शेप को क्या कहते हैं, हेलिकल या स्पाइरल शेप। क्या कहते हैं, स्पाइरल या हेलिकल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या चांस बढ़ते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का जो एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स
अधिक मात्रा में निकलेंगे, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ही एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपके एनोड पे भी डिपेंड करेगी, एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है, कैथोड पे डिपेंड करेगी। अगर कैथोड को, या जो कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको एक सीधे वायर के रूप में दे देते हैं तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। लेकिन अगर इसी वायर को, लाइक इसी लेंथ पे, इसी वायर को अगर अपन इसको हेलिकल शेप में कन्वर्ट करें, देखिए दोस्तों लेंथ दोनों की इक्वल है, ठीक है, बट इसको हेलिकल में मोड़ दिए तो इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, और लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और उतने ही अमाउंट के अंदर एक्सरे प्रोड्यूस होने की जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन का एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल अपन डिस्कस कर चुके हैं, और उसी प्रिंसिपल्स को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, थर्मो आयोनिक इमिशन। किस नाम से जाना जाता है, थर्मो आयोनिक इमिशन। देखिए दोस्तों, थर्मो का मीन क्या होता है, हीट, ठीक है, जो अपन किसको दे रहे हैं, कैथोड साइड के अंदर हीट दे रहे हैं। थर्मो का मीन क्या हो गया, हीट। आयोनिक मतलब जो आयंस निकल रहे हैं, और आयंस वहाँ से कौन से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इमिशंस का मतलब निकलना वहाँ से, ठीक है। तो कैथोड को एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसके कारण उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ही क्या है, थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब जो एक्सरे ट्यूब है उसके अंदर क्या रखा जाता है, वैक्यूम रखा जाता है। अगर उसके अंदर गैस अगर भर दी जाए तो क्या होगा, जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस के मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे, ठीक है, और एक्सरे प्रोडक्शन होगा ही नहीं। पूरी ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगी, एकदम गैस ही गैस बढ़ जाएगी। वो बार बार टकराएंगे वहाँ से, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो वो बार बार गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ वैक्यूम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जो एक पर्टिकुलर प्रेशर है, एक वैक्यूम रखा जाता है, वो गैस के कारण क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एक्सरे प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो एकदम नील हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल क्या हो गया, थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या कर रखा है इसने, एक मेटेलिक प्लेट को, एक्चुअल में ये प्रिंसिपल दिया किसने था, हार्वर्ड रिचर्डसन ने ये प्रिंसिपल दिया था। फ्लेमिंगो और रिचर्डसन ने ये क्या दिया था, प्रिंसिपल दिया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्लेमिंगो एंड रिचर्डसन, RIC रिचर्डसन। फ्लेमिंगो रिचर्डसन्स ने क्या दिया था, थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल दिया था। जब किसी मेटेलिक प्लेट को वैक्यूम के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, हीट दी जाती है, ठीक है, तो उसकी सरफेस से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कुछ आयंस निकलते हैं, और वो आयंस क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ही क्या कहलाता है, थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल। बाद में इसी प्रिंसिपल्स के बेस पे क्या बनाई गई, एक्सरे ट्यूब्स बनाई गई, और जो फर्स्ट एक्सरे ट्यूब बनाई गई थी प्रॉपर्ली, उसे क्या कहते हैं अपन, कुलिज ट्यूब। क्या नाम दिया गया, कुलिज ट्यूब, कुलिज एक्सरे ट्यूब। वो इसी प्रिंसिपल पे बेस थी। और जो आने वाली और ट्यूब्स बनी थी आपकी, स्टेशनरी ट्यूब, रोटेटिंग ट्यूब, वो क्या किस प्रिंसिपल पर बेस्ड थी, थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड थी। जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब थी वो किसका रूप थी, ये जो फर्स्ट एक्सरे ट्यूब बनी थी कुलिज ट्यूब, उसी को ही फर्दर आगे उसमें मॉडिफाई कर करके स्टेशनरी और रोटेटिंग ट्यूब बनाई गई। आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे स्टेशनरी और रोटेटिंग क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए अपन सिर्फ थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल को ही समझेंगे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अभी अपन ने बात करी एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या क्या था दोस्तों, दो अपन ने इलेक्ट्रोड रखे थे। नॉर्मली अपन एक्सरे ट्यूब की स्ट्रक्चर्स की बात करें, ओनली सिर्फ एक्सरे ट्यूब की, तो उसके अंदर एक कैथोड रखा था, ठीक है, ये क्या है आपका कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज था। एक अपन ने क्या रखा था, एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। पूरी ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, वैक्यूम है, ठीक है, क्या है, वैक्यूम रखा हुआ है। अब इनको क्या है, एक पर्टिकुलर सप्लाई भी चाहिए होती है, ठीक है, ये क्या आ गया, सप्लाई हो गई, ठीक है। और ये कंप्लीट जो ट्यूब है एक हाउसिंग के अंदर रखी हुई रहती है, ठीक है, एक कम्प्लीटली किसके अंदर रखी हुई रहती है,
हाउसिंग के अंदर रखी हुई रहती है। ठीक है, अपन देख सकते हैं पिछले वीडियो में भी जाके, पिछली स्लाइड पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो क्या है, कैथोड। टारगेट जो है वो क्या हो गया आपका, ये एनोड हो गया। वैक्यूम रखा गया है इसके अंदर पर्टिकुलर, एक फिक्स अमाउंट के अंदर वैक्यूम रखा जाता है। और ट्यूब हाउसिंग क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये जो एक्सरे ट्यूब है ये किस में रखी जाती है, ट्यूब हाउसिंग के अंदर रखी जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक विंडो भी लगाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूब विंडो के नाम से जाना जाता है। ट्यूब विंडो के नाम से जाना जाता है। ये आपका कैथोड हो गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो क्या है, कैथोड है। ये टारगेट हो गया, इसको एनोड को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली एनोड से टकराते हैं। अगर उसमें गैस भरी हुई रहेगी तो वो किससे टकराएंगे, गैस मॉलिक्यूल से। इसलिए यहाँ क्या होता है, वैक्यूम होता है। हाई वोल्टेज सप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सरे प्रोडक्शंस की जनरली रिक्वायरमेंट्स है कि क्या क्या होना चाहिए। कैथोड होना चाहिए, एनोड होना चाहिए, ठीक है, वैक्यूम होना चाहिए, हाई वोल्टेज सप्लाई होनी चाहिए और ट्यूब हाउसिंग होनी चाहिए। ट्यूब हाउसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि ट्यूब को ठंडा करने के लिए उनके अंदर क्या होती है, ऑयल के पाइप निकाले जाते हैं, जिसके कारण जो हीट है वो इजीली क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है, उस ऑयल में आ जाती है और फिर वो फर्दर आगे रिजर्वोयर में जाके उसको कूल कर दिया जाता है हीट को। क्योंकि आपने अभी देखा कि लार्ज अमाउंट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यही इसके क्या है दोस्तों, बेसिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉन सोर्स आपका कैथोड, ये एनोड हो गया, वोल्टेज सप्लाई हो गई, वैक्यूम हो गई और ट्यूब हाउसिंग हो गई। ठीक है, अब अपन एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपन इलेक्ट्रॉन सोर्स की। इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या हो गया आपका, ये कैथोड हो गया। ठीक है, कैथोड, इसको फिलामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, फिलामेंट। और फिलामेंट पे कौन सा पोटेंशियल रखा जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल। अपन को सबको पता है, 10th-12th में भी पढ़ के आए हैं, कैथोड जो होता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जो फिलामेंट है, जो कैथोड है, उसको किस फॉर्म में रखा जाता है, अभी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। जो फिलामेंट है वो उसको हेलिकल शेप में रखा जाता है। हेलिकल शेप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इससे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगर वायर को अगर अपन स्ट्रेट रखें तो दोनों की लेंथ तो इक्वल है। ठीक है, लेंथ क्या हो गई, लगभग दोनों की इतनी ही हुई, बट एक फ्लैट जो वायर है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की एफिशिएंसी है वो कम होगी कंपेयर टू हेलिकल वाले की। इसलिए इसको किस फॉर्म में रखा जाता है, हेलिकल शेप के अंदर रखा जाता है। ये देख सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, किसका बना हुआ रहता है, ये टंगस्टन वायर का। किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन वायर का। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर की अगर अपन बात करें तो कितना होता है, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है। कितना होता है दोस्तों, 74। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, W। ठीक है, ये टंगस्टन का सिंबल है। Z मीन एटॉमिक नंबर विच इज़ 74। ठीक है, किस फॉर्म में रखा, हेलिकल या स्पाइरल फॉर्म के अंदर रखा। अब दोस्तों ये जो फिलामेंट है वो फॉक्सिंग कप के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, फॉक्सिंग कप के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है। क्यों होता है दोस्तों फॉक्सिंग कप के थ्रू कवर्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे तो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट वो क्या करते हैं, एक तरफ नहीं भाग पाते हैं, मतलब आगे ट्रेवल करने में उनको प्रॉब्लम्स होती है, वो इधर उधर ट्यूब से भी टकरा सकते हैं। उसके लिए एक फॉक्सिंग कप रखा जाता है फिलामेंट के चारों तरफ। वो क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवा के टारगेट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो फॉक्सिंग कप पर भी क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल रखा जाता है। ठीक है, दोनों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, देख सकते हो आप। और यहाँ जो फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन पर भी नेगेटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल्स के कारण आप देख सकते हो दोनों के अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो उनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब रिपल्शंस के कारण क्या होता है, इधर से भी नेगेटिव है और दोनों तरफ तो नेगेटिव है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इधर से भी रिपेल करेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर चलेंगे और टारगेट्स पे क्या जाके टकराएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि फिलामेंट के चारों तरफ क्या रखा जाता है, फॉक्सिंग कप रखा जाता है। ठीक है, जो फिलामेंट है उसको जो सप्लाई दी जाती है
ठीक है, वो 10 वोल्ट की दी जाती है, और जो करंट होता है वो 3 to 6 एम्पियर होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल अभी अपन ने देखा था, क्या था, थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल था। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशंस की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा दोस्तों, वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यह अपन इतना डिस्कस कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टारगेट की। जो फॉक्सिंग कप है वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट की तरफ क्या करवाता है, फॉरवर्ड करवाता है, अप मूव करवाता है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर अपन और भी डिस्कस करेंगे इनको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों टारगेट को लेके। टारगेट क्या होता है, यहाँ पे एनोड की जो सरफेस है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर शेप में रखी जाती है, वो हील इफेक्ट वगैरह को कम करने के लिए। वो आने वाले वीडियोस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अब जो टारगेट होता है वो कौन सा होता है, एनोड होता है। टारगेट क्या होता है, एनोड होता है, जिस पे क्या रखा जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इस पर नेगेटिव है कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, और एनोड पे क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड की सरफेस से निकल के एनोड की सरफेस पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और उनके अंदर क्या होती है, एनोड के अंदर जो एटम्स होते हैं उनसे टकरा कर उनमें बहुत सी तरह की इंट्रैक्शंस होती है, रिएक्शंस होती है, उसके कारण क्या होती है, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। बट उसके कंपैरिजन में लार्ज अमाउंट के अंदर हीट भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जो टारगेट होता है, टारगेट पे पोटेंशियल तो अपन ने देख लिया, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब जो टारगेट है उसकी क्या होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी तो उसी के कारण ही उस टारगेट को चूज़ किया जाता है, उस टारगेट मटेरियल को चूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, और हीट के कारण टारगेट मेल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है इनकी। टारगेट के मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। एक्सरे तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका जो टारगेट मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट रखा गया है वो एकदम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज़ तो एकदम सिंपल है, टारगेट का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, हीट को झेल सके। ठीक है, उसकी उतनी कैपेसिटी हो कि वो हीट को ईजिली वहाँ से क्या कर सके, झेल सके वहाँ पर, उसकी मतलब मेल्ट नहीं हो ईजिली। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर है टारगेट का, वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हाई होगा तो इंट्रैक्शंस के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। अब जो टारगेट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई, हीट को रिमूव करने की जो कैपेसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हीट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। वेपर प्रेशर जो है वहाँ का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, वेपर प्रेशर लो नहीं होगा तो वेपोराइजेशंस जो है, वेपोराइजेशंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा ज़्यादा हीट के कारण। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ बाद में देखी गई कैसे मटेरियल में थी, इसलिए जो मटेरियल चूज़ किया गया था वो क्या था, आपका टंगस्टन था, जिसका एटॉमिक नंबर 74। तो एटॉमिक नंबर भी हाई है। पहली प्रॉपर्टी तो ये क्लियर हुई कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, हाई है, तो एक्सरे प्रोडक्शन तो ईजिली हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3370 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है इसका, हाई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन जो टारगेट है, टंगस्टन है, मटेरियल है, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एकदम लो है, विच इज़ अप्रोक्स 0.3। कितनी है, 0.3 के अप्रोक्स है, क्या है ये, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी लो है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर। थर्मल कंडक्टिविटी लो होने के कारण क्या करते हैं, इसके
साइड के अंदर या इसके चारों तरफ एक कॉपर का ब्लॉक रख दिया जाता है, उसके अंदर टंगस्टन की प्लेट रखी जाती है। अब जो कॉपर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी होती है, अप्रोक्स 0.9 होती है। ठीक है, तो दोनों की जो एवरेज करे वो 0.6 होने के कारण थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, इनकी हाई हो गई। ठीक है, तो एक थिक कॉपर ब्लॉक के अंदर क्या रखा जाता है, टारगेट मटेरियल टंगस्टन की प्लेट रखी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, हीट भी क्या हो जाती है, इजीली रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर टंगस्टन के अंदर ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण इसके अंदर क्रैक आने के क्या हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्योर टंगस्टन ना यूज़ करके, यहाँ पे अपन प्योर टंगस्टन यूज़ ना करके एलॉय ऑफ टंगस्टन यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टंगस्टन प्लस रेनियम का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 90% तो क्या हो जाता है आपका टंगस्टन यूज़ हो जाता है और 10% क्या हो जाता है आपका रेनियम यूज़ हो जाता है। तो ये एलॉय ऑफ टंगस्टन और रेनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो टारगेट है उसके क्रैक होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्यूब्स के अंदर अलग अलग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मेमोग्राफी ट्यूब है उसके अंदर सॉफ्ट एक्सरेज की नीड होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की नीड होती है, जिनकी जो पावर होती है, जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो ब्रेमस्टरलंग रेडिएशंस के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इसलिए वहाँ पे अपन जो टारगेट मटेरियल है वो मोलिबेडनम वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मोलिबेडनम वगैरह भी यूज़ करते हैं, जिसका सिंबल 40 जिसका सिंबल एमओ है और एटॉमिक नंबर जो है वो है 42। ठीक है, नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करने वाले हैं वैक्यूम की। तो इसके अंदर जो वैक्यूम है वो 10 की पावर वैक्यूम जो एक्स ट्यूब के अंदर रखा जाता है वो 10 की पावर -5 mmHg होता है। वैक्यूम क्यों रखा जाता है, अगर वैक्यूम नहीं रखे वहाँ पे तो गैस मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स अगर टकराएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्से प्रोडक्शंस की एफिशिएंसी एकदम नील हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वैक्यूम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक्से ट्यूब के अंदर, कैथोड और एनोड के बीच में, अदरवाइज एक्से प्रोडक्शन नहीं होगा और ट्यूब ब्लास्ट भी हो सकती है, क्योंकि ट्यूब के अंदर बहुत गैसी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बार बार क्या करेंगे, उनसे टकराएंगे। ठीक है, अब वैक्यूम अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल से टकराने के कारण क्या होगा, जो टंगस्टन है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए वैक्यूम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं ट्यूब हाउसिंग की। ठीक है, अभी अपन दोस्तों बात करेंगे ट्यूब हाउसिंग के बारे में। तो ट्यूब हाउसिंग क्या होती है, जो एक्स-रे ट्यूब होती है वो एक सेल के अंदर रखी हुई रहती है। ठीक है, एक्स-रे जो ट्यूब है वो एक सेल के अंदर रखी हुई रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूब हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं दोस्तों एक्सरे के अंदर क्या निकल रही है, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर एक्सरे ट्यूब में मैक्सिमम अमाउंट में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। ठीक है, और इस हीट को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ में करते हैं अपन, बेसिकली कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे एक अपन ने किया था, कॉपर ब्लॉक यूज़ किया था जिसके अंदर टंगस्टन की प्लेट रखी हुई थी, वो हीट को ईजिली रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ पाइप्स निकाले जाते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर से, जिसके कारण उनमें ऑयल भरा हुआ रहता है और वो इंसुलेशन का वर्क करते हैं, जिससे हीट क्या हो जाती है, ईजिली वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें रखी हुई रहती है वो किस में रखी हुई रहती है, ट्यूब हाउसिंग के अंदर होती है। मतलब एक ट्यूब की कवरिंग होती है, उसको अपन ट्यूब हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, उनमें फिल्टर्स वगैरह भी लगे हुए रहते हैं, जो स्मॉल पेनिट्रेशंस की जो रेडिएशंस है, जो सिर्फ और ओनली रेडिएशन डोज बढ़ा रही है पेशेंट का, उन रेडिएशंस को रिमूव करने का भी काम करते हैं। फिल्टर्स वगैरह के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आने वाले वीडियोस के अंदर अपन एक्स-रे ट्यूब के बारे में और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा